अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इनसाइट के साथ मैं हूं नादिया नकी। नया दौर पर आप सब जानते हैं कि आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें गवर्नर पंजाब ने ये कहा है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे और इसके हवाले से उन्होंने सदर मुमलिकत से एक जो मुलाकात है वो भी होने को है। इसके अलावा जो इल्जाम तराशी का सिलसिला है वो भी जारी है। गुज़िश्ता रोज आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ साहब ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में की, जिसमें उनका यह कहना था कि फराह गोगी जो है वो इमरान खान की बेनामी है। 35 करोड़ रुपए वाइट कराए गए एमनेस्टी स्कीम के तहत, और फराह साहिबा के जो असासे हैं उनमें मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई थी, जब से लेके उसके इख्तिताम तक 21 करोड़ रुपए उनके असासे थे, जो कि 85 करोड़ तक जा पहुंचे। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि असल जो वजीर आला थी वो फराह गोगी साहिबा थी और वो फ्रंट मैन के तौर पर बनी गाला के काम कर रही थी। उस्मान बुज़दार साहब आप सब जानते हैं, साबिक वजीर आला पंजाब, जिसके हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफी खाइफ नजर आती थी और ये कहती थी कि वो वजीर आला के मनसिब पर ठीक फाइज नहीं है क्योंकि वो अपने डिसीजन नहीं लेते। तमाम तर जो डिसीजन हैं पंजाब के हवाले से वो बनी गाला से हो रहे हैं। फराह नामी खातून का जिक्र जो है वो जिस दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा गया है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फोकस फराह साहिबा पर है, जो कि इस वक्त दुबई में है, और ये भी कहा गया कि उनको वापस भी बुलाया जाएगा। आज इसी हवाले से भी बात करेंगे और इस हवाले से भी बात करेंगे कि जो इंतकामी कार्रवाइयां जिसका कि जिक्र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किया करती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जमाने में, क्या अब उसी ट्रैक पर खुद PMLN भी चल रही है। मेरे साथ आज मौजूद हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वैसे तो ईद ताजी ताजी है, ईद मुबारक हो आपको अताउल्लाह साहब। आपको भी मुबारक जी। एंड आई मस्ट से कि नया दौर जो काम कर रहा है और जिस तरीके से जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए, इट्स रियली रियली कमेंडेबल। थैंक यू सो मच। तो तारड़ साहब ये बताइएगा, क्या फर्क है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और तहरीक इंसाफ में? वो भी मुस्तकिल करप्शन के केसेस का जिक्र, लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, अरबा रुपए के इल्जामात, और अब जैसे ही आप लोग अभी आए हैं तो गुज़िश्ता रोज जिस तरह से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, या इससे कबल भी हम देख रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा हो, उनका तमाम तर फोकस पंजाब में करप्शन के हवाले से और फराह नामी खातून के हवाले से है। तो क्या फर्क है आप में और उनमें? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कह रही है कि आप लोग इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं। देखिए, हमारी गवर्नमेंट पंजाब में रही 2008 से लेकर 18 तक 10 साल, और पंजाब के अंदर हमने गवर्नेंस के अच्छे स्टैंडर्ड सेट किए। सो मच सो कि चाइना जैसे मुल्क में पंजाब स्पीड की एग्जांपल दी जाती थी, पोस्टिंग ट्रांसफर ऑफिसर्स की मेरिट पे होती थी। वजीर आला शहबाज शरीफ साहब ने जो परफॉर्म किया वो बाकी सूबों वाले कहते थे कि हमें भी काश ऐसा वजीर आला मुयसर हो जाए। तो हमने तो देखिए गवर्नेंस भी अच्छी की, पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी की, करप्शन को भी कंट्रोल किया। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा करप्शन का खात्मा हुआ, करप्शन थी, हमारे दौर में भी थी, उसका खात्मा नहीं हुआ, बट उसको काफी हद तक कंट्रोल किया। अब हमारे पे जो इल्जाम लगते थे वो गवर्नेंस के हवाले से नहीं है, वो पब्लिक मनी के हवाले से नहीं है, वो पब्लिक प्रोजेक्ट्स के हवाले से नहीं है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स में पैसा या रिश्वत लेने के हवाले से नहीं है। वो इल्जाम लगता था बड़ा एक जनरल सा कि जी आमदन से जायद असासे या एसेट बियॉन्ड मीन्स। राइट। अब तो उसका कोई एविडेंस, कोई ऐसी चीज कि जी पब्लिक मनी उसमें पिलफरेज की गई हो, उसको उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई हो, कोई रिश्वत, कोई कमीशन, कोई किकबैक, वो मामला था नहीं। अब जब हमने पंजाब हुकूमत संभाली है और फेडरल हुकूमत संभाली है तो देखने में ये आया कि यहाँ पे हर पोस्टिंग ट्रांसफर का बाकायदा रेट तय था। और देखिए उस्मान बुज़दार साहब का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। वो 5 साल हमारी जमात में रहे, 2013 से 18। जब 2018 के इलेक्शन के नतीजे में तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आई पंजाब में, तो उनको वज़ीर आला क्यों बनाया गया? क्या वो कोई हार्वर्ड के ग्रेजुएट थे, या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतनी आउटस्टैंडिंग थी, या उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा था? एक फर्स्ट टाइम MPA जो इलेक्शन से चंद माह पहले तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहा है, बल्कि जनूबी पंजाब महाज के जरिए वो तहरीक इंसाफ में आ रहा है, तो उसके सर पे इक़्तिदार का हुमा क्यों बैठा? इसलिए बैठा कि यहाँ पे एक ऐसे शख्स की पंजाब में जरूरत थी। वो कहते हैं ना कि
सी नो इवल, हियर नो इवल, स्पीक नो इवल। तो अच्छा। ऐसे शख्स की जरूरत थी जो ना देख सके, ना बोल सके, ना सुन सके। और ये सारी मनसूबाबंदी फराह गोगी साहिबा ने, बुशरा मानिका साहिबा ने और बुज़दार साहब की अहलिया साहिबा ने की। और वो इमरान खान साहब को बनी गाला में ब्रीफिंग ऐसी दी गई कि ये शख्स नहीं बनेगा तो आपका इक़्तिदार भी नहीं रहेगा, ये गुड लक चार्म है, ये आपके लिए बहुत एक खुशकिस्मती का बायस होगा। अब जब ऐसे शख्स को बिठा दिया जाए जो पहली दफा एमपीए हुआ है, जिसका तजर्बा नहीं है, जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो होगा क्या? आपने रिमोट कंट्रोल से पंजाब को बनी गाला से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और देखिए शुरू में इतलात आई कि पोस्टिंग ट्रांसफर के पैसे लिए जा रहे हैं और लिए जा रहे थे, तरफ तरीन लोगों को लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा था। तब तक ये इतलात थी। और फिर ये भी इतलात आई कि बहुत सारी अराजी खरीदी जा रही है, और अराजी पहले खरीदी जाती है और जहां पर खरीदी जाती है वहां पर कोई ना कोई अवामी मंसूबे का ऐलान और इफ्तिताह किया जाता है, और उसके बाद वो जो सस्ती खरीदी हुई अराजी है, पब्लिक मंसूबे के अनाउंसमेंट के बाद उसकी कीमत जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका ये था कि ठेके अपने मनपसंद लोगों को दिए जाएं और उसमें से उनसे कमीशन बटोरा जाए। अब जब तक हम हुकूमत में नहीं थे, ये कहानियां थी, ये अफसाने थे, सुना जाता था, देखा जाता था, मगर कोई ठोस चीज नहीं थी हमारे पास। यानी अताउल्लाह डार साहब, जो आप लोग कहते थे कि उस्मान बुज़दार साहब क्यों वजीर आला के तौर पर तैनात हैं, वो मुअम्मा आप लोगों के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद हल हुआ है, आप ये कह रहे हैं? हमें पता पहले भी था, मगर हमारे पास जब हमने कागज इकट्ठे करना शुरू किए, हमारे पास शवाहिद आना शुरू हुए, तो पता लगा कि फराह साहिबा के अकाउंट में 85 करोड़ रुपया पिछले 3 साल में आया है। और जब ये इक़्तिदार में आए तब से लेके मार्च 2022 तक उनके अकाउंट जो हैं उसमें 43 ट्रांजैक्शन हैं, जिसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है, जिसका पता नहीं है कि ये पैसा क्यों जमा कराया गया, और ये कैश की शक्ल में जब आया तो ये कैश की शक्ल में निकला तो ये किसके पास गया? देखिए बात बड़ी सिंपल है। आपने तो ये इल्जाम कल आयद किया अताउल्लाह डार साहब कि जो कैश ट्रांजैक्शन है वो इमरान खान साहब को दी गई। उसकी वजह इमरान खान साहब ने हमारी बड़ी मुश्किल हल कर दी है। वी आर ग्रेटफुल। उन्होंने क्या किया? उन्होंने टीवी पे आके कहा कि फराह गोगी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। हमारा यही कंटेंशन है कि फराह गोगी इज नॉट ए पब्लिक ऑफिस होल्डर। पब्लिक ऑफिस होल्डर इमरान खान साहब हैं, और उनकी ईमा पे, उनकी दानिश पे ये काम किया जाता था, क्योंकि ये सब वेल्थ, ये सारा माल, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सब कुछ इमरान खान साहब की बेनामी ओनरशिप में है। क्योंकि देखिए ये नहीं हो सकता कि कोई भी आम शहरी उठ के आए और वो कहे कि जी मैं पोस्टिंग ट्रांसफर के पैसे लूंगा, मैं ठेकों में से पैसे लूंगा, मैं अराजी वहां खरीदूंगा जहां गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और बाद में प्रोजेक्ट्स का इजरा करके उसकी कीमत ऊपर ले जाऊंगा। ये तभी होता है जब आपको आशीर्वाद हासिल हो, जब आपके ताने बाने मिलते हो। देखिए मेरा एक और कंटेंशन है, मैं पिछले 3.5 साल से पूछ रहा हूँ कि इमरान खान साहब का जरिया आमदन क्या है, इमरान खान साहब का जरिया माश क्या है, उनका कारोबार क्या है। देखिए मैं अगर छोटे से घर में भी रहता हूँ ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए कुछ फाइनेंशियल रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप 400 कनाल के घर में रहते हैं, आपकी अहलिया कहती है कि आपके कपड़े फटे होते हैं, किचन का खर्चा नहीं चलता, जरिया आमदन डिक्लेयर्ड कोई नहीं है, टैक्स आपने ज्यादा दिया है पिछले 3 सालों में। तो ये बड़े चुपते हुए सवालात हैं जिनका जवाब मिलेगा तब मिलेगा जब फराह गोगी को पाकिस्तान लाया जाए। अच्छा, लेकिन इसमें एक सवाल है। देखिए आपने कहा कि ठीक है, एक कोई भी एक शहरी जिसके असासे बढ़ रहे हों, जाहिर है कि उसकी मनी ट्रेल क्या है और उसका जरिया आमदन क्या है, बट ये कैसे आप साबित कर सकते हैं कि पोस्टिंग और ट्रांसफर्स के लिए ये खातून पैसे लिया करती थी? देखिए ये तो सारी वही इल्जाम तराशी हुई जिस तरह से, जो मेरा पहला सवाल है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप सब तमाम लोगों के बारे में करती आई है और जिससे आप लोग काफी खाइफ भी थे कि दिस इज ऑल व्हाट दे हैव बीन फोकसिंग ऑन, और आप लोग भी यही फोकस कर रहे हैं इस वक्त। पोस्टिंग ट्रांसफर का एक मैकेनिज्म होता है, उसके लिए सूटेबल ऑफिसर्स के पैनल ड्रॉ होते हैं। अगर सिविल ऑफिसर हैं तो चीफ सेक्रेटरी साहब बनाते हैं, अगर पुलिस ऑफिसर हैं तो आईजी साहब बनाते हैं। इवेंचुअली उनका इंटरव्यू करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब और वो उनको पोस्ट करते हैं। सेम गोज फॉर आरपीओज एंड ऑफिसर्स इन द पुलिस डिपार्टमेंट एंड द प्रोविंशियल सेक्रेटरीज। ठीक है, यहाँ पे जो पावर सेंटर था, ये पैनल चीफ सेक्रेटरी आईजी नहीं बनाते थे, ये पैनल कोई भी वजीर आला सेक्रेटेरिएट में नहीं बनाता था। सबको पता था कि आप फराह साहिबा को या बुशरा साहिबा को अप्रोच करें और उनसे अपने मामला तय करें तो आपको अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी।
मैं अब कुछ लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, मैं जाती तौर पे जानता हूं जिन लोगों ने कैश ट्रांजैक्शन करके पैसे देके अपनी पोस्टिंग्स करवाई। और पंजाब में हमारे दौर में क्या था, हमारे दौर में चीफ सेक्रेटरी अच्छा, आईजी। एक सवाल है कि ये जो पंजाब में पोस्टिंग्स कराई है पैसे देकर, वो आज भी उन्हीं पोस्ट पर मौजूद है ना अताउल्लाह तार साहब? मैं आपको अर्ज करता हूँ, उसमें जो बहुत करप्ट तरीन लोग थे वो आते ही हमने पहले दिन ट्रांसफर किए, और आज भी कुछ लोगों को ट्रांसफर किया है। वो प्रोसेस चल पड़ा है, वो यकमुश्त होने वाला काम नहीं है, वो ऑब्वियसली ड्यू डिलिजेंस के साथ, प्रॉपर कंसिडरेशन के साथ करने वाला काम है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे दौर में चीफ सेक्रेटरी का एवरेज टेन्योर 2 साल था, आईजी का एवरेज टेन्योर 2 साल था। अब 5 चीफ सेक्रेटरी, 6 आईजी जब आप तब्दील करेंगे, वो आपने क्यों किए, उसकी वजह क्या है? और नीचे जो ऑफिसर्स हैं, मैं आपको बताऊं, एक एवरेज इनकम्बेंसी पीरियड होता है कि हमारे दौर में प्रोविंशियल सेक्रेटरी 1.25 साल कम से कम रहता था। इस दौर में एवरेज इनकम्बेंसी पीरियड 3 माह है। यानी आपने अगर हेल्थ का सेक्रेटरी लगाया है या हायर एजुकेशन का सेक्रेटरी लगाया है, तो 3 माह में उसने क्या काम करना है? आपने उसको इतना बर्डन कर दिया पोस्टिंग ट्रांसफर के साथ, और इतना बर्डन कर दिया अपने बाकी मामला के साथ, कि जो पैसे दे के भी आया था उसने भी 3 महीने बाद कहा कि मैं डिलीवर नहीं कर सकता। तो पंजाब में जो तबाही हुई है, ये करप्शन की एक बहुत बड़ी दास्तान है। और इसका देखिए, जो कल मैं एविडेंसेस लेके आया हूं, मैं आपसे भी शेयर भी करूंगा, वो सारे बैंक अकाउंट्स, वो सारे ट्रांजैक्शंस, तहकीकात तो तब हो जब वो बंदा यहाँ मौजूद हो। और देखिए, अगर इनके दिल में चोर नहीं था, अगर ये समझते थे कि ये सारे मामला नहीं हुए, तो इमरान खान साहब के इक़्तिदार के खात्मे से पहले ही बाहर जाने की क्या जरूरत थी? रुकना चाहिए था, तहकीकात को फेस करना चाहिए था। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही है तो बनाइए ना केसेस। किसने आपको रोका है? आप तो एक केस नहीं बना पा रहे फराह गोगी के खिलाफ। देखिए, बात यह है, फराह गोगी को वापस लाने की तैयारी हो चुकी। वजारत दाखिला ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR से और मुतलका जो महकमे हैं उनसे रिकॉर्ड तलब कर लिया है, और वो कागजी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है उनको UAE से वापस लाने के लिए। अब जब इमरान खान साहब कहते हैं कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को उनकी रियल एस्टेट के बिजनेस का भी पता है, ये भी पता है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। इमरान खान साहब का निकाह जो है, निकाह की तकरीब फराह गोगी के घर में अंजाम पाती है। यानी आपके इतने क्लोज रिलेशन हैं कि आपकी शादी की तकरीब, देखिए शादी की तकरीब बंदा कहाँ करता है? अपने करीब तरीन लोगों के पास करता है। अब आपकी शादी की तकरीब हो रही है, तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि इमरान खान साहब को इनके बाहर जाने का नहीं पता था। इमरान खान साहब ने इनको भगाया है, फरार करवाया है, तहकीकात हो रही हैं। देखिए, एक नैब ने अपने तौर पे केस बनाया, वो चल रहा है, हम भी अभी कानूनी मुशावरत कर रहे हैं, मगर नैब के केस में अगर इंक्वायरी ऑथराइज हुई है, तो वापस आकर तहकीकात का सामना करने में क्या अमर माने है और क्या दिक्कत है? तो नैब, जो कि जिसके लिए आप कहते थे कि नैब न्याजी गठजोड़ है, आज क्या नैब शरीफ गठजोड़ है? मतलब सडनली नैब जो है वो इस वक्त फराह गोगी के खिलाफ केसेस ओपन कर रही है। व्हाई डिड दे नॉट डू इट बिफोर? बिकॉज वो तो केस देखते थे ना, फेस कहाँ देखते थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि नैब को रिफॉर्म होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। वो एक ड्रकोनियन लॉ है, एक ड्रकोनियन इदारा है, और उसमें बिल्कुल रिफॉर्म्स आने चाहिए। मैं आज भी इस बात पर कायम हूं। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि जब ये बरसरे इक़्तिदार थे, इन्होंने उन मामलात को इतना प्रोटेक्ट किया और इतना असर रसूख इस्तेमाल किया कि फराह गोगी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी। इनके जाने के बाद जब किस्से निकलना शुरू हुए, फाइलें खुलना शुरू हुई, तो ऑब्वियसली नैब एक वॉचडॉग है, उन्होंने देखा होगा कि ये केस इस काबिल है कि इस पे इंक्वायरी की जाए, इस पे इन्वेस्टिगेशन की जाए। और मैं तो कहूंगा, इंटीरियर मिनिस्टर से भी बात करूंगा कि हमें FIA के तहत भी फराह गोगी के खिलाफ केस रजिस्टर करना चाहिए। उन्होंने देखिए जिस तरीके से इस सूबे के वसाइल को दोनों हाथों से लूटा है, और जिस तरीके से फर्स्ट फैमिली के इन्फ्लुएंस को यूज करके पंजाब पे हुक्मरानी की है, ये बड़े संगीन मामलात हैं। अब ये पब्लिक मनी है, ये सारा अवाम का पैसा है जिसके जोर पे इन्होंने यहाँ पे हुक्मरानी की है। Which tells us कि आप लोग जो है ज़ाहिर करप्शन के खिलाफ खड़े हैं, और पंजाब में जिस करप्शन का आप लोग जिक्र किया करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में, उसको आपने सामने लेकर आना है। तो व्हाट अबाउट अलीम खान साहब? अलीम खान साहब पहले आप लोग सब कहा करते थे दोस्त इमरान खान साहब के। आज आपने देखा अलीम खान साहब के हवाले से जो उन्होंने भी कहा है, और गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब ने उन पर इल्जाम आयद किया
300 एकड़ का इल्जाम आयद किया उन्होंने, जबकि आज उन्होंने कहा 3000 एकड़ मेरे पास है। तो क्या आप लोग तहकीकात उसकी भी करेंगे, या अब क्योंकि दोस्ती है, सो यू नो व्हाटएवर अलीम खान साहब इज सेइंग इज एक्चुअली इन ट्रू स्पिरिट एंड ही गेट्स अ क्लीन चिट, एंड सेम फॉर जहांगीर तरीन साहब। अलीम खान साहब के खिलाफ नैब ने मुकदमात कायम किए। वो ना सिर्फ जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में रहे, बल्कि उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी पर जेल भेजा गया, जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया। उनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में केसेस चले, मगर अदम शवाहिद की बिना पर और लैक ऑफ एविडेंस की वजह से वो केसेस प्रोसीड नहीं कर सके, क्योंकि जब नैब ने तहकीकात की तो निकला कुछ नहीं। उन पे इल्जाम क्या था? उन पे इल्जाम हाउसिंग सोसाइटी का इल्जाम था, और वो देखिए वो उन्होंने खुद वाजे कर दिया कि जो हाउसिंग सोसाइटी का इल्जाम लगाया जा रहा है वो उस एरिया में तो रूडा अथॉरिटी बनी पड़ी है, जिसमें इमरान खान साहब ने बकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट देकर अपने लोगों को वहां पे नवाजा। तो अलीम खान साहब पे इल्जामात थे, बिल्कुल थे, मगर वो जेल गए, उन्होंने नैब की जेल काटी, उसके बाद उन्होंने तहकीकात का सामना किया तो निकला कुछ नहीं। और अगर निकला होता साहब माजरत जिस वक्त वो निकल आए थे बाहर, आप सब लोग ये कहते नहीं थकते थे कि शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, इनको तो आपने इतने दिन अंदर किया हुआ है, और अलीम खान साहब क्योंकि दोस्त है इमरान खान साहब के, तो देखिए कैसे जल्दी उनको बाहर भी निकाल लिया गया। एंड नाउ बिकॉज अलीम खान इज विद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, you feel that he is a clean chit automatically? It's not about a clean chit. I believe that certain allegations were leveled against Mr. Aleem Khan. He faced those charges. बिल्कुल उस वक्त हम पॉलिटिकली ये बात करते थे कि बाकियों को ज्यादा लंबी जेल काटनी पड़ी, इनको कम जेल काटनी पड़ी। हम ये बात बिल्कुल, मैं भी करता था और हम मीडिया पे भी ये बात करते थे। मगर उन केसेस की अगर आप तफसीलात देखें जो अलीम खान साहब पे इल्जामात लगाए गए थे, उस हवाले से इतना मवाद भी मौजूद नहीं कि रेफरेंस बन सके। एक केसेस की स्टेज होती है, पहले कंप्लेंट वेरिफिकेशन, फिर इंक्वायरी, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर रेफरेंस, ये 4 स्टेजेस है नैब की। तो उनके खिलाफ कंप्लेंट वेरिफिकेशन हुई, इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन में अपग्रेड हुई, मगर इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे उन फाइलों में इतना मवाद ही नहीं था कि उसको रेफरेंस में तब्दील किया जाए और ट्रायल कमेंस किया जाए। तो ही इज बीन थ्रू द प्रोसेस एंड देयर वाज नो एविडेंस, हेंस उनके खिलाफ आगे केस चल नहीं सका। तो उनको क्लीन चिट बिल्कुल मिली है, और वो मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ एविडेंस नहीं था तो उनको मिली। और व्हाट अबाउट जहांगीर तरीन साहब, क्योंकि उनके लिए भी कुछ कमेंट कीजिएगा। कल पहली मर्तबा इमरान खान साहब ने उनका भी जिक्र किया है, और आपको इल्म है कि जहांगीर तरीन साहब ने भी एक तरीन ग्रुप का इजलास जो है वो भी बुला लिया है, चंद रोज में वो भी होगा। सो उस वक्त भी आप तरीन साहब के हवाले से बहुत कुछ कहा करते थे। आज तरीन साहब के पास भी क्लीन चिट मौजूद है अदम शवाहिद की बिना पर? नहीं, देखिए वो केस बड़ा डिफरेंट है। जहांगीर खान तरीन साहब का जो केस है, जहांगीर खान तरीन साहब ना एमएनए ना एमपी है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से वो डिस्क्वालीफाई हो चुके थे। अब इजाजत चीनी की एक्सपोर्ट की किसने दी? इजाजत चीनी की एक्सपोर्ट की वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने दी, और इमरान खान साहब ने अक्रॉस द बोर्ड चीनी एक्सपोर्ट करने का कहा। तो ये केस डायरेक्टली वजीर आजम पे बनता है। यानी आपने जहांगीर खान तरीन साहब पे एफआईए का केस बनाया, उनकी बच्चियों को नामजद किया। देखिए हमारी सियासत में ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, मगर हमारे मुआशरे में खवातीन को एक इज्जत के मकाम पे रखा जाता है। जब आप पॉलिटिकली किसी को विक्टिमाइज करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि किसी की बेटी का नाम किसी एफआईआर में नहीं आप देते। बट ये पहली दफा था कि जहांगीर खान तरीन साहब की दोनों बेटियों के नाम एफआईआर में दिए गए। उनका कसूर कोई नहीं था, उनका इस बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं था। पॉइंट ये है कि जब आपने चीनी की शॉर्टेज के बावजूद आपको बताया जा रहा था कि चीनी मुल्क में कम है, एक्सपोर्ट ना की जाए, पहले एक्सपोर्ट की फिर इंपोर्ट की। ये तमाम फैसले वजीर आजम पाकिस्तान, नाम नहाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान अहमद नियाजी साहब ने लिए, और ये केस तो जहांगीर तरीन नहीं, ये इमरान खान के खिलाफ बनना चाहिए था। अच्छा, ये इमरान खान साहब के खिलाफ बनना चाहिए था, क्योंकि हम इस वक्त जरा इंतकामी कार्रवाइयों की मैं बात कर रही हूँ कि क्या फर्क है पीएमएलएन में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, बिफोर वी मूव ऑन फर्दर कि पंजाब में क्या हो रहा है। एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस पे आप ही के जो ऑपोजिशन में मौजूद जमातें थी, जिस वक्त पीडीएम भी थी और उसके बाद भी इस तरह से नो ट्रस्ट मोशन लाया गया, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस पर रिएक्ट किया है, बहुत सारे सहाफियों ने भी, सिविल सोसाइटी मेंबरान ने भी। एक ऐसी जमात जो जब बरसरे इक्तदार थी, जिसने फैजाबाद धरना भी फेस किया हो, वो जब तौहीन मजहब के केसेस के पर्चे काटने लगे,
तो फिर वही बात है ना कि देखिए आपने कहा ना सियासत में इंतकामी कार्रवाइयां होती हैं, तो यही आप भी करते नजर आ रहे हैं। मतलब तौहीन मजहब का पर्चा काटने की क्या जरूरत है? देखिए, आप अगर वो सारी एपिसोड देखें, यानी मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आप एक खातून को गलीज गालियां दे रहे हैं। मरियम औरंगजेब को जिन अलकाबाद से पुकारा गया, उस खातून की हिम्मत है कि वो स्माइल कर रही थी और आगे से वेव कर रही थी। नो मुझे ये डाउट। बताइए मुझे ये बताइए कि रोज़ा रसूल के सामने, और वो जो मैं रिपीट नहीं कर सकता, मैं उसकी वो पंजाबी की गाली दी गई थी, मैं उसका अंग्रेजी वर्जन भी जानता हूं, मगर मेरी मोरालिटी मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं आपके सामने वो दोहराऊं या मैं बताऊं कि उन्हें क्या कहा गया। और देखिए, ये बड़ा तकलीफदेह अमल है कि आप रोज़ा रसूल पे जाते हैं, आप वहां पे मक्का मदीना जाते हैं, आप मुकद्दस मकामात पे जाते हैं, तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी लेके जाते हैं, आप सियासत पीछे छोड़ के जाते हैं। मगर एक मनसूबा बंदी के तहत वहां पे जत्थे आप पर हमला करें, गालियां दें, तो इसकी लीगल रेमेडी आप मुझे तजवीज कर दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें तो मजहब के नाम पे गोली भी मारी गई एहसन इकबाल साहब को, हमारे खिलाफ धरने भी करवाए गए, हमें काफिर भी डिक्लेयर किया गया, हमने बड़ा कुछ फेस किया, मगर हम अपने 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 मामलात के लिए जा रहे हैं। हमें उस मस्जिद में ये हक हासिल है कि हम अपनी नमाज पढ़ सकें, हम जो भी हमारे मजहबी बात आपकी फरीजे। वजह है कि इसका उस हल जगह क्या है? की एक हुर्मत है और एक तरीका कार है, और बिल्कुल वो सबके लिए मुकद्दस है। लेकिन अताउल्लाह तार साहब, तौहीन मजहब वही बात हो गई ना। आप लोग सबको जब कोई काफिर कहता था, अब आपके सियासी मुखालफीन हैं, हाँ उन्होंने गलती की, हाँ ये बड़ा बड़ा गलत बात है, लेकिन पहले इसको साबित करना नंबर 1 कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, एंड नंबर 2 कि वो काफिर तो नहीं है ना, वो भी मुसलमान हैं, हाँ सियासत जरूर कर रहे हैं। काफिर, देखिए, मेरा मानना है एज अ पॉलिटिशियन, पाकिस्तानी कोई सियासतदान ना वो काफिर हो सकता है ना वो गद्दार हो सकता है, जितना मर्जी बुरा हो। लोगों के अपने मामलात होते हैं। देखिए, जो पाकिस्तानी अवाम में रहता है, अवाम के वोट लेता है, अवाम के अंदर जाता है, ना वो गद्दार हो सकता है ना, और काफिर भी किसी को नहीं कहना चाहिए, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं। मगर देखिए, कल को किसी भी खातून को रोजा रसूल पे तू गालियां देना शुरू कर दे या हमला कर दे, उसकी रेमेडी क्या है? यानी हम क्या करें? हम क्या ये हक नहीं रखते कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? और जिन लोगों ने ये किया और फखर किया, देखिए ना, नादिया साहब मुझे बताइए कि एक वाकया हो गया, क्या ये हक नहीं बनता था कि जो शेख साहब के भतीजे हैं, राशिद शफीक या जो भी नाम है उनका, वो आके इसकी मजम्मत करते, वो प्राउडली अपना वो वीडियो बना रहा है और कह रहा है जी ये बहुत अच्छा हुआ है, ये हमने करवाया है। बिल्कुल बिल्कुल गलत किया उन्होंने, लेकिन देखिए सऊदी अथॉरिटीज भी तो वहां हैं, उन्होंने कौन से तौहीन मजहब के पर्चे काट लिए? वो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस तौहीन मजहब के कानून को जिस तरह से पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है, इसको अब बस होना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। डिफरेंस जो 295 है ना, जो 295 ए है और 296 है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि किसी भी जगह, वो टेंपल हो, वो गुरुद्वारा हो, वो चर्च हो, वो मॉस्क हो, ये वो शिक है। यानी ये अक्रॉस द बोर्ड है। इसको आप अगर पढ़ेंगे इस शिक को 295 ए को, तो वो तमाम मज़ाहिब पर इक्वली अप्लाई करती है। मैं नहीं समझता कि इसको उस तरह मिसयूज किया गया है। और देखिए, ये अगर काम चल पड़ता ना, तो रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक आयत दर्ज है कि अपनी आवाज धीमी रखो। मुझे तो कुछ होता है ये सोचते हुए भी कि इन लोगों ने ये जुर्रत कैसे की। मुसावदा जहांगीर चीकू साहब लंदन से आए, अनिल मुसर्रफ साहब लंदन से आए, शेख रशीद साहब 3 दिन पहले टीवी पे कह रहे हैं कि आप देखिएगा मक्का में इनके साथ क्या होता है। तो कम से कम अपनी सियासत को गली मोहल्लों में जरूर लड़े, मगर चंद मुकद्दस मकामात हैं, उनकी इज्जत मदूद खाते रखें। और ये इतना मुश्किल ना करें कि कल को आप जहां नजर आए या हम जहां नजर आए, हम एक दूसरे पे प्लेटें चमचे चलाते फिरे बाहर कैफेज के अंदर। जो हो रहा है उसका रिएक्शन क्या हुआ? उसका रिएक्शन ये हुआ कि कासिम सूरी साहब बैठे थे, किसी ने आके उन पर हमला कर दिया। तो ये जो पोलराइजेशन है, देखिए हमारी पीपल्स पार्टी से भी बड़े अप्स एंड डाउन रहे हैं जिंदगी के अंदर, हमारी बड़ी मुखालफत रही है, मगर मामला कभी इस नहज में नहीं आए थे कि आप गली मोहल्लों के अंदर की लड़ाई ले जाएं। हम खुशी गमी में एक दूसरे को मिलते थे, एक दूसरे का एहतराम करते थे, टीवी पे टॉक शोज पे लड़ते थे, बाहर जाके बदलगीर होते थे कि ये बिल्कुल सही। एक अब तो हमारा पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती जा रही है, और इस चीज को जो है वो किसी ना किसी तरह सबने मिलके ही सही करना है, वरना थिंग्स कैन गो जस्ट आउट ऑफ हैंड्स। अताउल्लाह से पंजाब के मामले में आए ना, काबीना तो अभी तश्कील हुई नहीं है, और पंजाब में अभी तक वो बहरान, जो सियासी बहरान जिसे कहते हैं, इट एग्जिस्ट। आपने देखा गवर्नर पंजाब ने अब लाहौर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस लाने का भी इंदिया दिया है। किस तरह से ये मामलात हल होंगे? और हमजा शहबाज शरीफ को तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं मानते,
ये हालात और पंजाब आगे कैसे बढ़ेगा, मतलब मामलात कैसे चलेंगे? देखिए बड़ा सिंपल है, गवर्नर साहब को हटाने की समरी हमने भेज दी थी, जिस पर अमल हो जाना चाहिए था, और गवर्नर साहब अगर कोई इज्जतदार आदमी होते या उनको कोई कानून और आइन का लिहाज होता तो वो घर चले जाते। मैं होता ना जी, मैं मतलब कोई खुद नुमाई की बात नहीं है, मुझे अगर कोई कहता फलां ओहदे पे आपको हटा दिया गया, मैं घर चला जाता। फायदा नहीं ना एक जिद के तहत कुर्सी पे बैठने का। अब उनके पास उस समरी को सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार था 15 दिन के लिए रोकने का। वो 15 दिन 2 मई को पूरे हो गए। अब 2 मई से मजीद 10 दिन वो समरी को रोक सकते हैं। तो देखिए 12 तारीख को गवर्नर साहब को घर जाना होगा, गुंजाइश नहीं है आइन के अंदर, कानून के अंदर। अगर वैसे वो बैठे रहे एज अ सिंबॉलिक गवर्नर, तो उनको हम साइड पे कुर्सियां लगा देंगे, उनको कोई बुला लेंगे एक्टर्स 4-5 हायर करके, तो उनके साथ सारा दिन गवर्नर गवर्नर खेले, उनको छोटा बच्चों का टी सेट मंगवा देंगे, वैसे मामला उनके साथ कर लेंगे। साहब कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, so once this governor is gone, who is the other governor? मतलब किसका नाम जो है वो आप लोग तजवीज कर रहे हैं? नून लीग से होगा, पीपल्स पार्टी से होगा, या फिर किसी और जमात से? पहली बात तो ये है कि गवर्नर के 12 तारीख को 12 मई को दिन पूरे हो जाएंगे। 12 मई को अगर हम नया गवर्नर नहीं लगाते, लेट्स सपोज गवर्नमेंट की तरफ से कोई नाम नहीं आता, आइन ये कहता है कि स्पीकर पंजाब असेंबली ऑटोमेटिकली गवर्नर बन जाए एंड डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर बन जाएंगे। अब ये भी एक अनॉमलस सिचुएशन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि परवेज इलाही साहब असेंबली छोड़ के गवर्नर हाउस का रुख करेंगे। असेंबली उनका किला है, वो अभी तक वो भी स्पीकर हैं, और तो क्या वो गवर्नर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा हो चुकी, और वो 7 दिन के अंदर वोटिंग करवानी होती है, वोटिंग भी नहीं करवा रहे। सेशन आता है, कोई ना कोई बहाना करके वो राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। तो देखिए गवर्नर के नाम पे मुशावरत जारी है। मुझे उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में गवर्नर की अपॉइंटमेंट की समरी चली जाएगी, और वंस वो चली गई तो उसके बाद कोई मजीद जवाब नहीं है उमर चीमा साहब के पास गवर्नर हाउस में रहने का। मैं चीमा साहब को बड़ा पुराना जानता हूँ, हमने बुकला तहरीक में इकट्ठे एजिटेशन किए सड़कों के ऊपर। आई नो हिम एज अ वेरी डिसेंट ह्यूमन बीइंग, और मैं ये तवक्को नहीं रखता था जो उन्होंने हरकतें की हैं, और वो एक नजरियाती कारकुन है तरीके इंसाफ के। 10 साल इग्नोर रहे, 96 से जमात के अंदर है, हमारा बड़ा मिलना बनाना है, बहुत पुराने हैं। मगर जो उन्होंने हरकतें की हैं और आइन को तोड़ना, जज को कहना कि जी मैं रेफरेंस मूव कर दूंगा, और आइन की शिक, देखिए आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, आइन क्लियर है कि वजीर आला का इलेक्शन होगा, आपने ओथ देना है, उसमें नहीं लिखा हुआ कि आप देखेंगे पहले मामलात को फिर ओथ देंगे। आइन की एक शिक नहीं, आइन की कई शिकों की खिलाफवर्जी की, कानून की खिलाफवर्जी की, रूल्स को तोड़ा, और एक जिदबाजी है। तो उमर चीमा तारीख के बदतरीन गवर्नर के तौर पे जाना जाहिर वो एक ऐसे बात क्या होगा तारड़ साहब, क्योंकि अगर स्पीकर देन बिकम्स द गवर्नर एंड द स्पीकर हिमसेल्फ राइट नाउ, उनके खिलाफ भी जाहिर है वो अदम एतमाद की तहरीक तो जमा हुई हुई है, लेकिन अभी उस पर वोटिंग नहीं हुई, तो मामला तो लगता है पंजाब के मुंजमद हैं। मतलब वजीर आला अगर हमजा शहबाज शरीफ विदाउट अ कैबिनेट फंक्शन कैसे कर सकते हैं? और इस वक्त एज वी स्पीक, who is calling the shots in Punjab right now? हमजा शहबाज शरीफ is calling the shots undoubtedly, और देखिए कैबिनेट का मामला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा, उसके कानूनी रास्ते मौजूद हैं, एंड द लॉ शैल टेक इट्स कोर्स, उसमें कोई इशू नहीं है। अगले 2 दिनों में, 2 से 3 रोज के अंदर काबीना का मामला और गवर्नर का मामला मुझे लगता है कि ये रिजॉल्व हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर हैविंग सेड दैट, देखिए ये पंजाब के अवाम का हक था कि वजीर आला को फौरी तौर पे हलफ दिया जाता। 28 दिन 29 दिन डिले किया गया, काबीना के ऊपर भी ये डिले करेंगे, मगर काबीना के लिए हमारे पास बहुत सारे कानूनी रास्ते मौजूद हैं। देखिए आपके खिलाफ कोई कोर्ट का ऑर्डर आता है ना, तो ये बजाय ये कहने के कि मैं जज के खिलाफ जाऊंगा, पहला राइट होता है अपील। क्या आपने अपील की? लार्जर बेंच बना? क्या उसकी समाअत हुई? क्या आपने वेट किया? यानी एक ऐसी जल्दबाजी है, गवर्नर साहब जो 4 दिन गवर्नर हाउस में रहने के लिए अपना मतलब सब कुछ बेच बैठे हैं, इनको परवाही नहीं है आइन और कानून की। वो कहते हैं मैं जज के खिलाफ जाऊंगा। भाई क्यों जाएंगे? क्या आपने बाकी लीगल रेमेडीज जो हैं वो एग्जॉस्ट की हैं? क्या बाकी लीगल रिकोर्स को आपने देखा है? और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी कहा ना कि उन्हें सूबेदार दे दिया जाए, और ताकि वो किस तरह से, मुझे लगता है थोड़ा सा ना उनको शौक है प्रोटोकॉल का। वो 4 दिन गवर्नर हाउस में रहने की उन्होंने कहा बड़ी थाट बाट है, आगे पीछे वर्दियों वाले बंदे हैं, एक फौज जफर मौज है, यहाँ पे चीजों की कैबलकेड है, तो वो मुझे लगता है कि वो थोड़े से जरा इंप्रेस हो गए इस चीज से,
और उनको अब मुझे लगता है हमें उनको निकालना पड़ेगा वहां से। 12 तारीख को भी वो जाएंगे नहीं, हमें उनको निकालना पड़ेगा, मुझे लगता है, मुझे खदशा है इस चीज का। अच्छा, तो मुझे ये बता दीजिए कि जो आपने कहा ना कि 2 दिन में नए गवर्नर के लिए नाम भी फाइनलाइज हो जाएंगे, सो मोर चांसेस ऑफ पीएमएलएन टेकिंग द स्लॉट और पीपल्स पार्टी? देखिए, जो भी फैसला होगा वो सबके साथ मुशावरत के साथ होगा, इत्तेहादियों को ऑनबोर्ड करने के बाद होगा, तो लेट्स सी, हो सकता है कोई सरप्राइज ही हो, लेट्स सी। अच्छा, और इत्तेहादियों के हवाले से आप देख रहे हैं शेख रशीद साहब भी मुस्तकिल कह रहे हैं कि ये ज्यादा चलने को नहीं है और टूट फूट जो है बस कुछ ही दिन की बात है, एंड देन यू नो दिस इज गोइंग टू फॉल अपार्ट। देखिए, शेख रशीद साहब की ख्वाहिशात पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार डे वन से कर रहे हैं, कभी नून से शीन, शीन से नून, अब लड़ पड़े, अब फलां हो गया, अब फलां हो गए, तो उनकी ख्वाहिशात है, और ख्वाहिशात पे जो है वो किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और वो देखिए, शेख रशीद साहब वो अपनी सियासी करियर गुजार चुके, और वो तारीख गवाह है कि जब भी जिस हुक्मरान के साथ रहे, हमेशा हुक्मरान के साथ ही रहे, तो हुक्मरानी के बगैर रह नहीं सकते। तो अब उनकी ख्वाहिश है कि ये जल्दी हो, तो ये जल्दी होगा नहीं। हमें हमारे बड़े अच्छे आइडियल ताल्लुकात हैं पीपल्स पार्टी के साथ भी और बाकी इत्तेहादियों के साथ भी, एंड प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों वो इस चीज के बड़े कॉग्निजेंट हैं। वो हर मामले पर मशावरत भी करते हैं और इत्तेहादियों का पूरा ख्याल भी किया जाता है, और इत्तेहादियों से रहनुमाई भी ली जाती है। तो मुझे कोई ये नजर नहीं आता है सब। Okay, now last question. Within PMLN के जो मामलात हैं कि एक तरफ यू नो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, हमका शहबाज सीएम हैं, और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अवामी राब्ता मुहिम भी कर रही हैं, वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब कर रही हैं, लुक्स लाइक मोर ऑफ एन इलेक्शनरी, और आप लोग असेंबलियों की जो मुद्दत है वो भी कंप्लीट करना चाहते हैं। इज इट स्टिल लाइक अ डिवाइडेड PMLN, और ये स्ट्रैटेजी क्या है इस वक्त? स्ट्रेटजी देखिए, जब आप नो कॉन्फिडेंस के बाद लास्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट में आते हैं, तो ऑब्वियसली इलेक्शन ईयर है, एंड वी आर वेरी वेल कॉग्निजेंट ऑफ दैट फैक्ट। तो हमने ऑब्वियसली अपनी इलेक्ट्रेट को रीच आउट भी करना है। देखिए, इसके 3 एस्पेक्ट है ना, एक गवर्नेंस है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, एक पॉलिटिकल साइड है, और एक रीचिंग आउट टू द पब्लिक है। तो वो ऑब्वियसली दिस हैज टू गो हैंड इन हैंड, हैज टू गो साइड बाय साइड। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है, जिसमें हम अपने अवामी इज्तिमात भी कर रहे होंगे, अपने इलेक्टेड को भी रीच आउट कर रहे होंगे, एट द सेम टाइम गवर्नेंस पे भी फोकस होगा। तो ये तरीके इंसाफ का अलमिया ये रहा है कि उन्होंने सिर्फ तर्जुमानों के इजलास किए हैं और इज्तिमात किए हैं, उन्होंने गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी नहीं की। तो ये स्ट्रैटेजी हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव होती है पॉलिटिकली, जो कामयाब होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है और ये वेल थॉट आउट है, और आने वाले दिनों में ये आप देखेंगे कि गवर्नेंस भी अच्छी हो रही होगी और उसके साथ साथ ये मामला भी चलते हैं। अर्ली इलेक्शंस के कोई चांसेस नहीं है? देखिए, इलेक्शन जो है बहुत अर्ली शायद ना हो, बट हो सकता है कि वक्त से पहले हो जाए, हु नोज। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक हमें थोड़ा सा चीजों को इन पर्सपेक्टिव लाना है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, अकाउंटेबिलिटी लॉज के रिफॉर्म्स हैं, हमने बहुत सारी चीजें जो ये गलत करके गए थे उसको सीधा भी तो करना है। तो अताउल्लाह तारड़ साहब, in the end I would just like to ask you कि ये जो broad based coalition government है, इसका फोकस ये रिफॉर्म्स जिसमें आपने अभी जिक्र किया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी हैं, अकाउंटेबिलिटी के भी हैं, और दीगर और बहुत से कवानीन, सेंसस, ऑल ऑफ दैट, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतसाब? प्रायोरिटी इज रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस एंड रिलीफ टू द कॉमन मैन, ये प्रायोरिटी है। बाकी अगर देखें ना, आप सड़क से गुजर रही हो और आपके सामने दिन दहाड़े कोई शख्स डाका डाल रहा हो और लूट रहा हो, देखिए फिर उसके वन कांट टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स दैट। जो डे लाइट रॉबरीज हुई हैं, डेकॉइटीज हुई हैं, वो लॉ अपना कोर्स लेगा, मगर वो हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है। दैट इज नॉट आवर प्रायोरिटी। आवर प्रायोरिटी इज कि एक आम पाकिस्तानी के लिए अशियाए खुर्द सस्ती हो, सेहत तालीम अच्छी हो, उसकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो। मैं इस मौके से फायदा उठाते हुए आपको 2 बड़े दिल खराश वाक़यात हैं। कल हमें पता लगा, चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस दिया कि ओकाड़ा के अंदर एक बच्ची की लाश को कब्र से निकाल के उस पर जादू किया गया। 2 लोग थे मुलविस थे इसमें। अब वो 2 सस्पेक्ट्स आर अंडर कस्टडी, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। फिर एक बेचारी गुजरात में टांडा का इलाका है, एक 22 साल की खातून जो थी, शी वाज अ मेंटली चैलेंज पर्सन, उस लड़की की लाश को कब्र से निकाल के उसकी बेहुरमती की गई। अब वो भी मामला ज़ेरे गौर है। आप देखें ना सोसाइटी किस तरफ जा रही है। यहाँ पे अब ये मामलात है कि मामला इतना बिगड़ गया है कि हमें अब ग्रेवयार्ड की सिक्योरिटी का कंसर्न है। आज हम बैठे हुए थे और एक मीटिंग हो रही थी,
तो वो एक बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल, उन्होंने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि हमें ग्रेवयार्ड की सिक्योरिटी का कुछ करना होगा। जिस माशरे में आपको कब्रिस्तानों की सिक्योरिटी की फिक्र पड़ जाए, वो माशरा कहाँ जाएगा? तो ये बड़े गंभीर इश्यूज हैं। देखिए, मैंने बात की अशियाए खुर्दनोश सस्ता करने की, मैंने बात की आपकी जितने भी रिफॉर्म्स की बात की, मैंने बात की पब्लिक सर्विस डिलीवरी की, सेहत की, तालीम की, मगर ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी सिचुएशन बनी पड़ी है कि लोग अपने कब्रों में महफूज नहीं है दुनिया में जाने के बाद, तो ये देखिए ना, ये मामला कहां से कहां पहुंच गए और ये क्यों पहुंचे यहां तक। तो ये जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत जरूरी है, तो ये हमारी तरजीहात में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ साहब, आपके वक्त का फॉर नया दौर। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मेडन स्पीच में, हमता शहबाज ने अपनी मेडन स्पीच में कहा, इसी तरह से अताउल्लाह तारड़ साहब भी यही कह रहे हैं कि हम कोई इंतकामी कार्रवाइयां नहीं कर रहे, बट लॉ विल टेक इट्स कोर्स। जहां जहां करप्शन हुई है या जो चीजें हमारे सामने जो बेज़ाब्तगियां आ रही हैं, हम आंखें बंद कर कर नहीं रहेंगे, बल्कि उनको उनकी तहकीकात भी होंगी, उनको मंजर-ए-आम पर भी लाया जाएगा। और अभी भी यकीन रखते हैं कि फरागोगी साहिबा ही फ्रंट मैन के तौर पर काम कर रही थी। अभी भी कहते हैं अताउल्लाह तारड़ साहब कि वो इमरान खान साहब की बेनामी के तौर पर सामने आए हैं और उनको बहुत जल्द पाकिस्तान लाया जाएगा और उनके खिलाफ जो केसेस हैं या जो मनी ट्रेल है वो उन्हें बताना होगी। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।